इग्नू के समस्त छात्र छात्राओं को मेरा यानी डॉक्टर मौलश्री शुक्ला का नमस्कार। आज यहाँ हम ब्लॉक 3 मान का जो ब्लॉक 3 है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज मानव शास्त्रीय सिद्धांत उसकी यूनिट 2 फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद और नव प्रकारवाद के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पिछले यूनिट में हमने देखा था कि हमने एवोल्यूशन और डिफ्यूजन की बात करी थी, मतलब उद्विकास और प्रसारवाद की बात करी थी। आज हम दो नए थ्योरीज को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकारवाद और और संरचनात्मक प्रकारवाद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कार्य शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। फंक्शन या कार्य शब्द का मतलब होता है परफॉर्म करना या प्रदर्शन करना और एक उद्देश्य की सेवा करना। ये जो है एक डिस्टिंक्ट अप्रोच है, एक अलग तरीका है चीज़ों को देखने का। मानव शास्त्र में हम इसका उपयोग करते हैं समाजों की एनालिसिस करने में, उनका अवलोकन करने में हम इस एक अप्रोच का मदद लेते हैं। और ये जो अप्रोच है फंक्शनलिज्म की, ये 20th सेंचुरी में मानव शास्त्र के अंदर सबसे पहले आई थी। तो 20th सेंचुरी अगर हम देखें तो 1920 का और 30 का जो दशक था उसके अंदर ये अप्रोच सबसे पहले आई थी। बट इसकी जो रूट्स थी, मतलब जो इसका जो इतिहास था वो बहुत पुराना है और वो आपको दिखेगा जो प्लेटो के काम है, जैसे एंटिक्स का काम जो प्लेटो का है, फिलॉसफी ऑफ एंटिक्स की, या एरिस्टोटल का जो काम है, उसके अंदर आपको इसकी रूट्स दिखेंगी, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी को। मतलब कि एक थ्योरी जो कंपेयर करती है सोसाइटी को लिविंग बींग्स के साथ, मतलब समाज किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जीवंत प्राणी की तरह है। तो ये जो थ्योरी है इसी के ऊपर जिस पे प्लेटो और एरिस्टोटल पहले ही काम कर चुके थे, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए फंक्शनलिज्म की थ्योरी 1920 और 30 के दशक में प्रस्तुत करी गई। और इस थ्योरी का लेना देना ऑर्गेनिक एनालॉजी के साथ साथ टेलियोलॉजी से भी थोड़ा बहुत लेना देना है, क्योंकि टेलियोलॉजी की जो थ्योरी है वो कहती है कि एवरीथिंग हैज़ डिटरमाइंड बाय अ पर्पस। हर एक चीज़ का ये भी एक दार्शनिक सिद्धांत है टेलियोलॉजी भी, और इसका कहना है कि हर एक घटना के अंतर्गत कोई एक उद्देश्य या लक्ष्य होता है और हर घटना किसी लक्ष्य को साधने के लिए ही घटित होती है और उसका ही प्रयास मानव करता है। फिलॉसफी में उसका ही प्रयास मानव करता है उस घटना क्यों घटित हुई उसको समझने का। इसके जो फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं वो दुर्खाइम कहे जाते हैं। भले ही दुर्खाइम ने कभी भी अपने आप को फंक्शनलिस्ट नहीं कहा या ये वर्ड नहीं यूज़ किया फंक्शनलिज्म, पर दुर्खाइम इससे फंक्शनलिज्म से जोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फंक्शन क्या है इसकी परिभाषा दी, उन्होंने फंक्शन को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि कार्य की परिभाषा देते हुए कहा कि फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन अ पार्ट मेक्स टू द होल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड वेल बीइंग। उन्होंने कहा कि कार्य वह योगदान है जो एक हिस्सा, एक पार्ट देता है संपूर्ण समाज की सुरक्षा या कल्याण के लिए। मतलब कि इट्स अ कंट्रीब्यूशन अ पार्ट मेक्स फॉर द होल एंड फॉर द मेंटेनेंस एंड वेल बीइंग ऑफ द होल। इस प्रकार से कार्य एक सकारात्मक योगदान है। ये दुर्खाइम का कहना था कि कार्य जो है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो होल को बनाने में मदद करता है और किसी न किसी तरह से समाज का कल्याण या मेंटेनेंस करता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये कॉन्टिन्यूटी और मेंटेनेंस को मेंटेन करता है, मतलब कि ये निरंतरता और स्वस्थ रख रखाव को सुनिश्चित करता है और प्रत्येक हिस्सा अपनी भूमिका निभाकर समाज को एक आवश्यक जो ऑरा है
या एंड्योरेंस देता है। इस तरह से जो दुर्खाइम थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी फंक्शन की, और ये जो डेफिनेशन थी बहुत ही एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी। इसे न केवल आगे के जो फिलोसोफर्स थे जैसे ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन या ब्राउनिस्लाव मैनिलॉस्की, इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट इन्होंने दुर्खाइम को ही इसका फाउंडिंग फादर माना। तो जो बाकी के जो लोग एसोसिएटेड थे, जो मुख्य लोग इससे एसोसिएटेड थे, वो थे ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सामाजिक समाजशास्त्री, मानवशास्त्री ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन और ब्राउनिस्लाव मैनिलॉस्की। तो जो ये सिद्धांत था, ये उद्विकास और प्रसारवाद के सिद्धांत से काफ़ी भिन्न था। प्रसारवाद हमने पिछले बार पढ़ा था और उद्विकास का सिद्धांत हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, जो कि समाज को डाइसिंक्रोनस स्टेटस में पढ़ते हैं। मतलब कि जो उनका एम्फेसिस होता है वो हिस्ट्री के ऊपर होता है, वो हिस्टोरिकल एम्फेसिस देते हैं। वो इतिहास में जाकर के ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज का उद्विकास कैसे हुआ या समाज में संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ। मतलब कि उनको प्रेजेंट स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है। बट इस एक दौर को तोड़ते हुए एक नया दौर फंक्शनलिज्म के स्कूल ने शुरू किया, और फंक्शनलिज्म के स्कूल ने इम्पोर्टेंस दी सिंक्रोनस स्टडी को, यानी कि वर्तमान की स्टडीज को या सिंक्रोनस स्टडीज को इम्पोर्टेंस दी। उनका ये मानना था, जितने भी फंक्शनलिस्ट थे उनका ये मानना था कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी सोसाइटीज इन अ सिंक्रोनस वे। मतलब कि जो वर्तमान है उसको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए उन्होंने फंक्शनलिज्म का जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया, जो कि अभी के समाज या अभी की संस्कृति और उसमें घट रहे घटनाओं के बारे में बात करती है। एडम कूपर ने 1973 में एनालिसिस करते हुए कहा कि 1922 एक ईयर ऑफ वंडर था, एनस मिराबिलिस था। क्यों? क्योंकि उस ईयर के अंदर फंक्शनलिज्म के दो बड़े मोनोग्राफ्स, यानी कि दो बड़ी जो कृतियां थी वो पब्लिश हुई थी। एक तो थी रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, जो थी द अंडमान आइलैंडर्स, और दूसरी थी मैलिनॉस्की के द्वारा, जो कि थी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ये दोनों कृतियां जो थी, ये दोनों उस समय के सबसे बड़े फंक्शनलिस्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और यही एक पॉइंट माना जाता है जहाँ से फंक्शनलिज्म का हम बर्थ मानते हैं। 1920s या 30s का डिकेड था, और यहाँ से शुरुआत होती है फंक्शनलिज्म स्कूल की एंथ्रोपोलॉजी या मानवशास्त्र के अंदर। और समाजशास्त्र के अंदर इसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी देर से शुरू होती है। वो 1930s के एरा में समाजशास्त्र में दिखाई देता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म हैज़ नंबर ऑफ वेरिएंट्स एंड फोकाई। अब है क्या फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म जो है वो कई सारे प्रकार और कई सारे केंद्रों के बीच में एसोसिएटेड है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस वेरिएंट्स एंड फोकाई। तो यहाँ पे मतलब कई तरह से और कई पहलुओं से फंक्शनलिज्म को या प्रकारवाद को देखने की कोशिश करी गई है। तो प्रकारवाद ये कहता है कि सोसाइटी जो है या जो समाज है या संस्कृति है, वो किसी भी अन्य सिस्टम की तरह है, यानी कि किसी भी अन्य प्रणाली की तरह है, जैसे कि सौर मंडल जो कि एक प्रणाली है, या यांत्रिक प्रणाली जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम, एटॉमिक प्रणाली परमाणु प्रणाली, या केमिकल सिस्टम रासायनिक प्रणाली, या ऑर्गेनिक सिस्टम जैविक प्रणाली। तो वो फंक्शनलिज्म के जो ये विचारक हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी या कल्चर किसी भी एक प्रणाली की तरह, हाँ, और किसी भी एक प्रणाली की तरह संस्कृति और समाज के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, है ना, बहुत सारे भागों में ये इसकी जो एक संरचना है वो बटी होती है। और इन भागों में क्या होता है? समाज के भागों में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, संस्थाएं, ग्रुप्स होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, समूह, रोल्स होते हैं, भूमिकाएं, एसोसिएशंस होते हैं, संघ, और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यानी कि संगठन। ये सारे क्या हैं? एक समाज के भिन्न भिन्न हिस्से हैं, भिन्न भिन्न भाग हैं।
अब ये आपस में जुड़कर एक परस्पर निर्भरता एक क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होते हैं। इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। और ये समग्र में एक संरचना को बनाते हैं। और उस संरचना के जो भाग होते हैं, हमने अभी बात करी, वो क्या क्या होते हैं? एक संस्था, एक समूह या एक संघ या संगठन। आगे बढ़ते हैं। अब जो जितने ये भाग हैं, इन सब भागों का अपना अपना एक फंक्शन होता है, अपनी अपना एक कार्य होता है। इसीलिए हम इसको प्रकारवाद कहते हैं, क्योंकि हर जो हिस्सा है, हर जो भाग है, उसका कोई कार्य उसको एक दिया गया है समाज के द्वारा, जो कि उसे समाज में करके देना है। इस तरह से हर पार्ट, हर भाग अपनी भूमिका निभाता है और वो समाज या संस्कृति के समग्र में अपना योगदान देता है। मतलब कि वो क्या करता है? सोसाइटी एज अ होल बनाने की कोशिश करता है। कैसे? अपना योगदान देके। और इस वजह से और क्या होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि इन भागों के अंदर परस्पर क्या संबंध है। जैसे कि अगर हम इसका एक उदाहरण लें तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। हमने बात करी कि समाज के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप यानी कि परिवार, विवाह, नातेदारी, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब इन इंस्टीट्यूशंस को समाज के अंदर कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाने को दी गई हैं। जैसे परिवार जो करता है, वो क्या करता है? परिवार एक जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं रक्त और वैवाह के संबंध से, उनको साथ में लेकर के आता है। परिवार एक जगह है जहाँ पर हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बूढ़ों का बुढ़ापा निकल के चला जाता है। परिवार एक जगह है जहाँ पे समाजीकरण होता है, बच्चों को समाज से जोड़ा जाता है। तो ये सब मुख्य भूमिकाएं परिवार निभा रहा है। अब परिवार और नातेदारी और परिवार और विवाह, ये आपस में संबंधित है। देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटररिलेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस इन बिटवीन दी इंस्टीट्यूशंस। और ये परस्पर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। विवाह को आप परिवार से नहीं अलग कर सकते हैं और परिवार को आप नातेदारी से अलग नहीं कर सकते। देखने के लिए तो ये तीन इंस्टीट्यूशन, बट ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और ये अपना अपना योगदान देते हैं ताकि समग्रता में समाज चलता हुआ नजर आए, समाज जो है फंक्शन करता हुआ नजर आए, समाज कार्य करता हुआ नजर आए। यही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो प्रकारवाद है वो कैसे कहता है कि समाज जो है या सोसाइटी जो है वो एक फंक्शनल होल है। ये क्या है? एक कार्य करने वाला समग्र है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक भी भाग में अगर कोई चेंज होएगा, मतलब एक भी भाग में कोई बदलाव आएगा, तो अन्य भागों पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। फंक्शनलिज्म का ये जो थॉट है वो ये कहता है कि जब समाज एक समग्र है जिसमें जो उसके अंग हैं, यानी कि जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई ना कोई बड़ा कार्य करके दे रहे हैं समाज को समग्रता में चलाने के लिए, तो अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन में बदलाव आया तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस में उसका असर, उसका फर्क दिखाई देगा, उसका वो बदलाव का प्रभाव पड़ेगा। और या तो वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करेगा दूसरे हिस्सों की फंक्शनिंग को, दूसरे हिस्सों के कार्यों को। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बात करी है कि दी पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। क्योंकि ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं और परस्पर कार्य कर रहे हैं। तो एक भाग में अगर बदलाव होगा तो वो दूसरे भाग में जरूर प्रदर्शित होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका भी एग्जाम्पल लें तो परिवार को हम देख लें। जो भारतीय समाज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम परिवार को देखें तो हम देखेंगे कि
परिवार का अपना एक अलग उद्विकास हुआ है, परिवार के अपने एक अलग चरण दिखाई दिए हैं। सबसे पहले हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, मतलब कि हम एक बड़े समग्र परिवार में रहते थे। उस परिवार से हम धीरे-धीरे टूट के न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट करने लगे। क्यों? क्योंकि समाज में परिवर्तन आया। समाज पहले कृषि प्रधान था, तो हमारे लिए जो जॉइंट फैमिली थी वो बहुत ज़रूरी थी और जॉइंट फैमिली के अंदर हमें लेबर मिलता था और हम सब साथ रह के काम करते थे जॉइंट फैमिली के अंदर। बट बाद में जब एजुकेशन आई, मॉडर्न एजुकेशन आई और उसके साथ-साथ अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पब्लिक सेक्टर्स में जॉब आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या होने लगा, लोग टूट-टूट के अर्बन सेंटर्स में जाने लगे अपने परिवार से और वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट करने लगे। और न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट करने लगे और ये शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि हम एग्रीकल्चर से या रूरल वे ऑफ लाइफ से अर्बन वे ऑफ लाइफ में चले गए। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चले गए, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर के ऊपर चले गए। तो जब हमने ये शिफ्ट किया, एक भाग में समाज के शिफ्ट आया, चेंज आया या बदलाव आया, तो उसकी वजह से बाकी भागों में भी बदलाव आया, यानी कि परिवार में भी बदलाव आया। जॉइंट फैमिली की जगह हमें न्यूक्लियर फैमिली दिखने को मिल गई। अभी हम देखते हैं कि ये बदलाव और आगे बढ़ गया है और ये न्यूक्लियर फैमिली भी कई बार हमें पोस्ट मॉडर्न फैमिलीज देखने को मिलती हैं, जिसमें पति और पत्नी भी एक साथ एक जगह पे नहीं रह पाते हैं अपने-अपने कामों की वजह से, अपने-अपने वर्क की वजह से। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल कि कैसे एक भाग में परिवर्तन आने से सारे भाग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। The last thing which was being stressed by functionalism was the entire society or culture, for which we can use the term whole is greater than the mere summation of the parts. अब इनका कहना है कि जो पूरी सोसाइटी है, पूरा समाज है या पूरा जो संस्कृति है, वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि वो भागों का योग है, वो केवल भागों का योग नहीं है। इट इज नॉट जस्ट द मियर समेशन ऑफ पार्ट्स। ये नहीं कह सकते कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो ही सिर्फ सोसाइटी है। सोसाइटी इससे बड़ी चीज है। इट कैनॉट बी रिड्यूस टू एनी पार्ट, और वो किसी एक पार्ट पे या किसी एक भाग तक सीमित नहीं। सोसाइटी जो है वो किसी एक भाग तक सीमित नहीं है, ना ही वो भागों का योग है और ना ही वो किसी एक भाग तक सीमित है। और वो क्या है, वो सारे भाग मिलके इस होल को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। किसी भी एक भाग से आप संपूर्ण सोसाइटी को, संपूर्ण समाज को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि एक जो सोसाइटी है और एक कल्चर है, उसकी अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। दुर्खाइम इसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि सामूहिक चेतना। एक समाज की अपनी जो होती है आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है और अपनी चेतना होती है, जिसे दरखाइम के वर्ड्स में हम कहते हैं सामूहिक चेतना। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो एक समाज है वो सिर्फ उसके भागों का योग है, या जो एक समाज है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर भाग के ऊपर समझ सकते हैं, मतलब किसी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जाके समझ सकते हैं, या किसी एक इंस्टीट्यूशन को हटा के हम समाज को खत्म कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज की अपनी एक पहचान है और अपनी एक स्वचेतना है, जिसे दरखाइम ने कहा है सामूहिक चेतना। अब आगे बात करते हैं कि रैटक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की का जो ये फंक्शनलिज्म था सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ये क्या था। सीधे आ जाते हैं इन दोनों के ऊपर, क्योंकि दरखाइम ने फंक्शन को क्या कहा ये हम पहले ही समझ चुके हैं और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दरखाइम कभी भी फंक्शनलिस्ट नहीं थे, हुआ नहीं है, कोई अच्छे आर्काइव से इन्होंने लिया नहीं है और ये एक सिर्फ सोच का एक सिद्धांत है।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सिद्धांत को ऑथेंटिक बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट किया स्टडी को। अभी हम बात कर चुके हैं डाइसिंक्रोनस से सिंक्रोनस की तरफ, मतलब पास्ट से लेकर के वर्तमान की तरफ। उन्होंने कहा कि ये जो बात है कि सोसाइटी क्या थी, इस मुद्दे को छोड़कर अगर हम इस पे चर्चा करें कि सोसाइटी क्या है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और इस मेथड से हम ज़्यादा ढंग की और ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ कर पाएंगे। अब सबसे पहले मालिनोस्की की बात कर लेते हैं कि मालिनोस्की ने क्या और कैसे कंट्रीब्यूट किया। मालिनोस्की एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हम सब जानते हैं। वो एक फाउंडिंग फिगर कहे जाते हैं फंक्शनलिज्म के। उनको यूएस के अंदर फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। और उनका भी वही मानना था जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो फंक्शन है वो जो है वो एक ऐसा कृत्य है जो पार्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के जो विभिन्न अंग हैं वो प्ले करते हैं और क्या बनाते हैं, एक इंटीग्रल सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कल्चर कहते हैं। उनका स्ट्रेस कल्चर के ऊपर ज़्यादा था, यानी कि संस्कृति के ऊपर ज़्यादा था और उनका ये कहना था कि ये एक इंटीग्रेटेड यानी कि परस्पर रूप से निर्भर एक सिस्टम है। बट इसके साथ ही साथ उनकी एक थ्योरी ऑफ नीड भी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी उनकी तरह से प्रकारवाद को समझने के लिए। उनका कहना था, वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि इन एवरी सिविलाइजेशन एवरी कस्टम मटीरियल ऑब्जेक्ट आइडिया बिलीफ फुलफिल सम वाइटल फंक्शन। उनका कहना है कि हर किसी सभ्यता के अंदर छोटे से छोटा रीति रिवाज, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट या आइडिया या आपका बिलीफ कोई बहुत बड़ा फंक्शन कार्य पूरा कर रहा है और उस वजह से आपको समाज समग्रता में चलता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं उनके कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स की। मालिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है उसको हम ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक फंक्शनलिज्म या मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था दैट जो प्राइमरी फंक्शन है किसी भी कल्चर का वो क्या है, टू फुलफिल सम बेसिक साइकोलॉजिकल एंड मटेरियल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। उनका ये कहना था कि समाज का जो मकसद है, समाज क्यों बना है, समाज का अस्तित्व क्यों है और संस्कृति का अस्तित्व क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो मानव की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना है। उनका कहना है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं को एक मानवीय ढंग से कैसे पूरा करे, इसलिए ही समाज और संस्कृति का जो है वो संस्कृति को बनाया है। तो उनका कहना था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें इसी तरह से रखना चाहिए कि कौन सा कल्चरल प्रैक्टिस या सोशल स्ट्रक्चर का कौन सा अंग किस ज़रूरत को, किस आवश्यकता को पूरी कर रहा है। ये अगर हम ढंग अपनाएंगे तो हम बहुत बेहतर तरह से समझ पाएंगे एक समाज को। सो ही वॉन्ट्स टू शिफ्ट द पॉइंट ऑफ व्यू of understanding society and culture. He says that the society and culture should be understood on the basis of the needs they fulfill. So, to make a better understanding of society and culture. जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स की बात कर ले, उनका कहना था कि जो ये रिलीजियस रिचुअल्स हैं ये सिर्फ सोशल कोहेशन नहीं देते, ये आपस में एक दूसरे को सिर्फ जोड़ते भर नहीं है, बट ये एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक मानवीय लेवल पे एंजाइटी को दूर करते हैं, अनसर्टेनिटी को दूर करते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं कि जो हमारे अंदर एक निर्भरता होती है कि ईश्वर है और वो ईश्वर हमारी सारी समस्याओं को दूर करेगा। तो ये जो एक कॉन्शियसनेस है उसको फुलफिल करता है रिलीजन या कि धर्म का जो इंस्टीट्यूशन है।
कि ईश्वर हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे या हमारी सारी समस्याओं को अंत करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड है हमारी कि हम किसी के ऊपर अपना जो भार है उसको डालकर खुद निश्चिंत हो जाएँ। और इसीलिए जो ये नीड है इसको धर्म हमारा फुलफ़िल करके देता है। ये मालिनोव्स्की ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कैसे हम ये मान सकते हैं कि समाज के सभी जो भाग हैं, जैसे कि धर्म की बात अभी उन्होंने करी, वो कोई ना कोई ज़रूरी कार्य हमें करके दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो रैडक्लिफ ब्राउन थे, उनका कहना था कि सोसाइटी जो है वो जीवन जीने के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है और वो जो उनका ये कहना था मालिनोव्स्की से अलग, मालिनोव्स्की का कहना था कि इंडिविजुअल के बेसिस पे सोसाइटी है और उनका ये कहना था कि जो सोसाइटी है वो एक बड़ी चीज़ है। और उनके उनके हिसाब से इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर एकीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रणाली मतलब कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो उसके बाद हमें बहुत ज़रूरी है और तीसरी या सबसे कम ज़रूरी चीज़ अगर मानी जाए तो वो है सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो प्रतीकात्मक प्रणाली है उसके बाद उसका ज़रूरी होना मालिनोव्स्की ने तय किया है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे जो मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो हैं क्या? जैविक आवश्यकताएं, यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी नीड्स की उतनी ज़रूरत नहीं। और इसमें वो कह रहे हैं कि हम नहीं रिड्यूस कर रहे हैं दूसरी नीड्स की इम्पोर्टेंस को, क्योंकि ईच जो लेवल है, जो ये 3 लेवल्स की बात करी उन्होंने, जिसमें बायोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे थी, स्ट्रक्चरल नीड्स उससे ऊपर थी और सिंबॉलिक नीड्स सबसे ऊपर थी। उन्होंने कहा इसमें तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट तो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी नीड्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा ये तीनों ही मिलके क्या बनाती हैं? ये तीनों ही मिलके एक समग्र बनाती हैं, मतलब कि कल्चरल होल बनाती हैं। उन्होंने कहा संस्कृति जो है वो हमारे दृष्टिकोण का या हमारे जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उसका केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वो यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना हमारे लिए। उनका कहना था कि समाज तो आप सब में देखेंगे, इन एवरी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल किंगडम आप समाज देखेंगे किसी न किसी रूप में, चाहे वो वानरों का समाज हो, चाहे वो लायंस का समाज हो, चाहे वो टाइगर्स का समाज हो, चाहे वो मंकीज़ का समाज हो। समाज आप हर एक स्पीशीज़ के ऊपर देखेंगे, बट कल्चर इज़ यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स। पर क्या है, संस्कृति जो है वो विशेष रूप से मानव समाज में ही पाई जाती है, वो किसी और समाज में नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे जो तर्क था मालिनोव्स्की का, वो ये था कि हमने संस्कृति बनाई है, संस्कृति हमने मटीरियल और नॉन मटीरियल चीज़ों से बनाई है, मतलब कि मूर्त और अमूर्त चीज़ों से मिलकर हमने संस्कृति बनाई है। मटीरियल जो हम चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारी जितनी भी फिज़िकल कल्चर है वो, और अमूर्त जो हमारे इसके अंदर हिडन कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, वो सब क्या हैं? हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, पर अमूर्त हिस्सा हैं। और ये सब हमने बहुत लंबे समय से बनाया है और इसको हम क्या करते हैं, समाजीकरण के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स को देते हैं। मतलब ये हम जो संस्कृति है हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो धीरे-धीरे हम उनको अपनी संस्कृति सिखाते हैं कि क्या नियम कानून है हमारे संस्कृति के, हमें किस तरह से कहाँ पे किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए कि लोग हमें अपनाएं और लोग हमें सभ्य माने, यानी कि हमें संस्कृताइज्ड माने। ये बात समझाने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये अप्रोच है फंक्शनलिज्म की, ये मालिनोव्स्की ने डेवलप करी, जो कि बहुत बहुत वैलिड है। और इनका ये कहना था
कि इसी वजह से क्या होता है कि जो समाज के ये सारे विभिन्न अंग हैं, जो सारे विभिन्न भाग हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन फुलफिल करते हैं और मानव को ये सिखाते हैं कि भाई इस भाग के अंदर या इस अंग के अंदर या इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी ये ज़रूरतें, ये आवश्यकताएं पूरी होंगी एक मानवीय ढंग से। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपको खाना खाने की ज़रूरत है या आपको सोने की और सिक्योरिटी की, सेफ्टी की ज़रूरत है, तो वो एक भद्र और अभद्र ढंग से पूरी की जा सकती है। बट कल्चर क्या सिखाता है आपको? संस्कृति आपको भद्र तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जानकारी देता है। यही मालिनोव्स्की का यहाँ पे कहना था कि कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सिक्योर ह्यूमन नीड्स, विच इज वेरी वेरी वैलिड इन इट्स सेंस। अब एक और अंतर है मालिनोव्स्की और रैडक्लिफ ब्राउन के फंक्शनलिज्म में। मालिनोव्स्की का जो फंक्शनलिज्म था, उसका जो एपिसेंटर था, जो उसका एपिफेनोमेना था, वो था कंसेप्ट ऑफ कल्चर। उनका जो संस्कृति का जो ये व्यवस्था है, उसके ऊपर उनका पूरा फोकस था। जैसे अभी हमने बात करी कि वो कहते हैं कि संस्कृति सिर्फ और सिर्फ मानव सभ्यता में पाई जाती है और कहीं और नहीं पाई जाती है, क्योंकि मानवों ने एक भद्र तरीका अपनाया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का। बट जो रैडक्लिफ ब्राउन है, उनका इम्पोर्टेंस सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा था और कल्चर के ऊपर। रैडक्लिफ ब्राउन का कहना था कि सोशल स्ट्रक्चर जो क्या है, सामाजिक संरचना जो है, वो ऑब्जर्वेशन, social structure is concerned all about observation, what anthropologists see here about the individual people. Culture is in the mind of people and not amenable to observation in the same way social structure is. उनका ये कहना था कि जो सामाजिक संरचना है या जो हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, वो क्या है, लोगों के दिमाग के अंदर है। इट इज़ इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ इन द माइंड ऑफ द पीपल एंड यू कैन ऑब्जर्व इट। आप क्या कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये संरचना बहुत ही जटिल है, बट क्यों? क्योंकि हम इसके हमेशा से पार्ट रहे हैं। जब भी हमारा जन्म हो जाता है, हम इस सामाजिक संरचना का हिस्सा बन जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। जो मालिनोव्स्की की थ्योरी थी, उसका जो बेसिस था वो था वाइटल सीक्वेंसेस। मालिनोव्स्की के दृष्टिकोण का आधार था महत्वपूर्ण अनुक्रम का उन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर जो अभी हमने बात करी जैविक आधार और उसी की बात अगर हम आगे करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक जो हर एक अनुक्रम में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेरणा, यानी कि इम्पल्स। जो भी आपकी कोई नीड होती है, उसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेरणा, यानी कि आपको इम्पल्स फील होता है। फिर एक होती है शारीरिक क्रिया, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्ट आप करते हैं उस इम्पल्स को सैटिस्फाई करने के लिए। और तीसरा जो क्रिया उत्पन्न होती है, वो होती है संतुष्टि, मतलब कि आप सैटिस्फाई करते हैं कोई भी नीड, आप 3 अनुक्रम में पूरी करते हैं। कोई भी आवश्यकता आप 3 अनुक्रम में पूरी करते हैं। पहले तो आपको प्रेरणा होती है, इम्पल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू थर्स्टी, आपको प्यास लगी, तो आपको प्रेरणा होती है, इम्पल्स होती है कि मुझे प्यास लगी। फिर आप एक शारीरिक क्रिया करते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्ट करते हैं ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीने का। और फिर तीसरी चीज क्या होती है, आपको संतुष्टि मिलती है, सैटिस्फैक्शन होता है, यू क्वेंच योर थर्स्ट। आप अपनी जो आपको प्यास लगी है, आप उसको संतुष्ट कर लेते हैं। तो इस 3 जो अनुक्रम है, इसके बेसिस पे जो मालिनोव्स्की थे, उन्होंने 11 इम्पल्सेस की बात करी, मतलब कि 11 नीड्स की बात करी एक तरह से देखा जाए। और फिर बताया कि उससे रिलेटेड 11 बायोलॉजिकल एक्ट्स क्या हैं, जैविक क्रियाएं क्या हैं, और उनका संतोष यानी कि उनका सैटिस्फैक्शन
कैसे किया जाता है। तो इसकी जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द इम्पल्स, हाउ और द ड्राइव, how the biological act can be done to satisfy that drive, that is to bring the satisfaction और संतोष। तो सबसे पहले जो उन्होंने इम्पल्स या ड्राइव की बात करी वो था सांस लेने की प्रेरणा, ड्राइव टू ब्रीथ, उसका कैसे सेटिस्फैक्शन होगा ऑक्सीजन लेके, और कैसे होगा एलिमिनेशन ऑफ CO2 से। भूख हमने अभी बात करी हंगर की, अभी हमने थर्स्ट की बात करी थी, हंगर भोजन का सेवन, एंड देन सैटिस्फैक्शन यानी कि तृप्ति से। इसी तरह से उन्होंने बेचैनी, नींद और बहुत सारी चीज़ों की, डर की बात करी या खतरा महसूस होने की बात करी। अब इसके बेसिस पे इन वाइटल सीक्वेंसेस या महत्वपूर्ण जो अनुक्रम है इनके बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये हर एक कल्चर में आपको ये 11 ड्राइव्स या 11 इम्पल्सेस देखने को मिलेंगी जिन्हें हम कैसे कुछ जैविक क्रिया से सैटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए जो अभी हमने लिए कि जैसे आपको नींद लगी है तो आपको एक प्रेरणा होगी, आप सोएंगे और फिर आप थोड़ी देर बाद उठेंगे तो आप नवीन ऊर्जा के साथ उठेंगे। इसी तरह से इन्होंने 11 प्रतिमान 11 फोल्ड पैराडाइम में जैविक आवश्यकताओं या बायोलॉजिकल नीड्स को प्रस्तुत किया और क्या उनका कल्चरल रिस्पॉन्स यानी कि सांस्कृतिक प्रतिक्रिया क्या होती है इसको प्रस्तुत किया। और इसको प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने एक सेट ऑफ 7 बेसिक नीड्स यहाँ पे प्रेजेंट करी और उनका कल्चरल रिस्पॉन्स प्रेजेंट किया। ये जो 11 ड्राइव्स थी उनको इन्होंने रिड्यूस किया 7 बेसिक नीड्स में, 7 फंडामेंटल बेसिक नीड्स में या मूलभूत आवश्यकताओं में, जो कि थी मेटाबॉलिज्म, चयापचय, भोजन और पोषण से ये पूरी होती है, उसका कल्चरल रिस्पॉन्स भोजन या पोषण होता है। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी दूसरी जनरेशन नहीं आएगी। और रिप्रोडक्शन का जो सामाजिक रिस्पॉन्स या कल्चरल रिस्पॉन्स उन्होंने बताया वो था किनशिप या नातेदारी। फिर इन्होंने कहा बॉडीली कंफर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके लिए क्या था हाउस या शेल्टर जो कि हमारे समाज हमें देता है। फिर उन्होंने कहा कि अगेन जैसे रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समाज की कंटिन्यूएशन के लिए, वैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, इंसान कहीं एक जगह पे दब के नहीं रह सकता, उसे गतिशीलता चाहिए और उसके लिए क्या है, सोशल एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। फिर उन्होंने कहा ग्रोथ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, प्रशिक्षण। और सातवां जो इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड उन्होंने बताया वो थी हेल्थ, और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो कल्चरल रिस्पॉन्स उन्होंने बताया, उन्होंने कहा समाज हमें स्वच्छता यानी कि हाइजीन सिखाता है टू मेंटेन आवर हेल्थ। तो ये 7 बेसिक नीड्स उन्होंने बताई और उसका कल्चरल रिस्पॉन्स बताया और उन कल्चरल रिस्पॉन्सेस को उन्होंने किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ा। जैसे भोजन और पोषण आपको कौन देता है, आपका परिवार देता है। और रिप्रोडक्शन आप कहाँ करते हैं, आप मैरिज के अंदर करते हैं। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो और चीज़ें जुड़ी होती हैं वो जुड़ी होती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के साथ। शारीरिक बॉडीली कंफर्ट आपको आपके घर के अंदर मिलता है, सेफ्टी आपको आपके घर के अंदर मिलती है, आपके परिवार के अंदर मिलती है, और ग्रोथ आपको आपके परिवार के अंदर मिलती है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता भी आपको आपका परिवार सिखाता है। सो इस तरह से मालिनोस्की ने 7 बेसिक नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वो इन बेसिक नीड्स को पूरा करने का एक माध्यम है। और इसी तरह से उन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि फंक्शनलिज्म जो है सोसाइटी का वो यही बताता है कि कैसे मानव एक संस्कृति के अंदर रह के एक भद्र तौर तरीका अपनाकर अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और हर जो भाग है संस्कृति का वो कोई ना कोई आवश्यकता पूरा करने के लिए ही बना है और हर भाग जो है वो
समग्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और जो ये समग्र है ये इन भागों का समुच्चय नहीं है। ये सारी बातें हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं रैटक्लिफ ब्राउन की तरफ। नहीं, रैटक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म था या प्रकारवाद था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने एक आपत्ति जताई रैटक्लिफ ब्राउन ने मैलिनोस्की के फंक्शनलिज्म के ऊपर, उन्होंने कहा इन्होंने इसे फंक्शनलिज्म ISM इज्म कह दिया। इज्म का मतलब होता है वाद, और वाद जहाँ पे जुड़ जाता है वो क्या हो जाती है? आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा, यानी कि चिंतन प्रणाली, या हम उसे फिलॉसफी में चले जाते हैं, दर्शन के अंदर चले जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि विज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। रैटक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म था वो इज्म वाला फंक्शनलिज्म नहीं था, वो फंक्शनलिस्ट थे, और उनका कहना था कि जब आप इज्म वर्ड जोड़ते हैं तो आप किसी एक कॉन्सेप्ट को या विचारधारा बना देते हैं, किसी एक कॉन्सेप्ट को, प्रणाली को एक विचारधारा बना के रख देते हैं, एक चिंतन या दर्शन बना के रख देते हैं, और उसे जो उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो रैटक्लिफ ब्राउन है उन्हें हम फंक्शनलिस्ट कहते हैं, और जो या हम कहते हैं उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट जब दिया था तो वो फंक्शनलिस्ट की बात कर रहे थे, जबकि हम मैलिनोस्की के लिए कहते हैं द वर्ड फंक्शनलिज्म, और रैटक्लिफ ब्राउन के लिए हम वर्ड फंक्शनलिस्ट का उपयोग करते हैं। उनके अनुसार जो विज्ञान था उसका उद्देश्य तथ्यों पर आधारित अवलोकन और विश्लेषण करना है, और ना किसी विचारधारा या मत को बढ़ावा देना। तो ये डिफरेंस एक और है जो इन दोनों के फंक्शनलिस्ट अप्रोच के अंदर है। इसके अलावा जो रैटक्लिफ ब्राउन थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म या जीव और समाज के बीच अंतर पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए उदाहरण दिया था। जब हम मैलिनोस्की की बात करते हैं तो एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो समाज था उसे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया था। जो सोशल एनोलॉजी की जो बात हम लोग कर रहे थे, जो दुर्खाइम ने, अरिस्टोटल ने या प्लेटो ने दी थी कि समाज किसी भी एक जीव की तरह है, और उस जीव की तरह ही समाज के कुछ अंग हैं। जैसे किसी भी एक जीव के अंग होते हैं, एक स्केलेटन होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में एक स्केलेटन होता है, कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है। उसी तरह एक समाज होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बात अब हम कर रहे हैं रैटक्लिफ ब्राउन के समय में, कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारा एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे समाज के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो सब क्या करते हैं? वो एक होल की तरह काम करते हैं, मतलब कि वो एक समग्र की तरह काम करते हैं, बॉडी फंक्शन एज अ होल, और वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब कि लंग्स क्या है, वो सांस लेने में काम करती है, जो आपका हार्ट है वो रक्तचाप करने में काम करता है, जो आपकी किडनीज हैं वो आपका जो पानी आप पीते हैं उसको डाइजेस्ट और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इन द सेम वे सोसाइटी के अंदर भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी अपना अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और वो योगदान दे रहे हैं एक सोसाइटी एज अ होल को चलाने के अंदर। मतलब कि जहाँ पे हम मैलिनोस्की की बात करते हैं थ्योरी ऑफ नीड्स की, यहाँ पे ये सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक एकजुटता बनाए रखना ही कार्य का या प्रकारवाद का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, या उन क्रियाओं, प्रथाओं और संरचनाओं को व्यक्त करता है जो समाज की समग्रता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि वो सारे फंक्शंस, वो सारे ट्रेडिशंस और वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि समाज की सॉलिडारिटी को बनाए रखते हैं, वही, यानी कि समाज की एकजुटता को बनाए रखते हैं, वही क्या करते हैं? समाज को इंटीग्रेट करते हैं और उसकी स्थिरता को बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि संरचनात्मकता से उनका या स्ट्रक्चर से उनका क्या लेना था। प्रत्येक समाज में संरचनात्मक विशेषताएं यानी स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं।
यह योगदान करती हैं समाज की आवश्यक एकता बने रखने में। मतलब कि एवरी सोसाइटी हैज़ अ सोशल स्ट्रक्चर जो कि क्या करती है, सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करती है। उनका ये कहना कि था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है किसी भी समाज का या सामाजिक संरचना है, वो आवश्यक एकता को बनाए रखता है। ये संरचनाएं, चाहे वे संस्थाएं, प्रथाएं या सांस्कृतिक तत्व हों, समाज की स्थिरता और एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो ये स्ट्रक्चर है, ये इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशन या डिफरेंट नीड्स, ये सब क्या करती हैं, ये समाज की एकजुटता को बनाए रखती हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट उनके अजम्पशंस थे, उनके दृष्टिकोण थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के सभी भागों के बीच एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक एकीकरण होना चाहिए, एक मेल-मिलाप होना चाहिए और उनका ये कहना था कि फंक्शन होना चाहिए। क्रियाएँ, प्रथाएँ या संरचनाएँ, जो भी फंक्शन हम क्रियाओं के तौर पे कर रहे हैं, वो क्या करती हैं, अगेन सॉलिडारिटी को मेंटेन करती हैं, यानी कि सामाजिक एकजुटता को मेंटेन करती हैं। और तीसरा जो संरचना से उनका मतलब था, वो भी यही मतलब था कि कैसे एकता या सॉलिडारिटी को बनाए रखें। जो दुर्खाइम का जो समाज का जो केंद्रीय विचार था, वो भी सॉलिडारिटी था। दुर्खाइम का जो विचार था, वो भी सॉलिडारिटी था, जबकि रैडक्लिफ ब्राउन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न था, वो था स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी, यानी कि संरचनात्मक निरंतरता। दुर्खाइम का जो मुख्य ध्यान था, वो सामाजिक एकता के ऊपर था और रैडक्लिफ ब्राउन का जो मुख्य ध्यान था, वो था सामाजिक संरचनात्मक निरंतरता के ऊपर। इस प्रकार दोनों विद्वानों ने समाज के अस्तित्व और निरंतरता को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझा था। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्तिगत जरूरतों या आवश्यकताओं का जो कंसेप्ट था मैलिनोस्की का, उसे हम अभी बात कर चुके हैं, उसे मनोवैज्ञानिक कार्यात्मकता कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये सारे अंतर रैडक्लिफ ब्राउन के थे। अब आगे बात कर लेते हैं कि टालकुट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन का क्या कहना था फंक्शनलिज्म के ऊपर। इन दोनों का ये कहना था कि स्ट्रक्चर रिफर्स टू एनी सेट ऑफ रिलेशंस अमंग पार्ट्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम। जो स्ट्रक्चर है, टालकुट पार्सन के अनुसार संरचना जो है, जो स्ट्रक्चर है, का अर्थ है एक जीवित प्रणाली के हिस्सों के बीच संबंधों का कोई भी सेट। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो एक समाज है, वो एक जीवित प्रणाली है और इसके बीच, इसके जो भाग हैं, इनके बीच जीवित संबंध हैं और उनके अनुसार इसके एम्पिरिकल ग्राउंड यानी कि प्रायोगिक आधार पर माना जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि ये संबंध स्थिर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रक्रिया को भी बहुत महत्व दिया और इन्होंने कहा प्रक्रिया या प्रोसेस जो संरचना से संबंधित एक सहायक अवधारणा है, वह परिवर्तन को दर्शाती है और वो कहती है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी तो है ही है, पर परिवर्तन भी आता है। तो यहाँ पे वो मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन से अलग हटकर उन्होंने परिवर्तन की भी बात करी है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। उन्होंने कहा है संरचना के संदर्भ में प्रमुख अवधारणा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की है, क्योंकि संरचना में इन संबंधों को एक स्थिर पैटर्न होता है। आप स्थिर पैटर्न के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अपने सारे जो संबंध हैं उनको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ प्रक्रिया यानी कि जो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के रूप में देखें तो प्रमुख अवधारणा परिवर्तन की है, यानी कि चेंज की है, क्योंकि प्रक्रिया में प्रणाली के हिस्सों में या उनके बीच बदलाव होता रहता है। जो ये सोशल सिस्टम है, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसके अंदर चेंज आता रहता है। हर सोसाइटी के हर जनरेशन कुछ ना कुछ चेंज एग्जीक्यूट करती रहती है उन सोशल सिस्टम्स के अंदर, जो कि हालांकि दूर से देखने पे हमें बहुत बहुत स्टेबल नजर आते हैं, बट
जब हम उसे पास से देखते हैं तो हम देखते हैं कि एवरी जनरेशन क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ चेंज, and that change contributes to the change of the society in a slow way, which maintains the stability on one hand but also contributes to the change on the other hand, and showcases that society is not static. Society क्या है? Static नहीं है. Society क्या है? Is an ever changing institution. एक हमेशा से बदलाव लाने वाला एक संरचना है. इस प्रकार संरचना का मतलब है एक सामाजिक प्रणाली में विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों का पैटर्न. यहाँ पे उन्होंने पैटर्न के ऊपर बहुत जोर दिया है, और प्रक्रिया उन संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिनिधित्व करती है. उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है. संरचना का मतलब है एक ऐसी सामाजिक प्रणाली जिसके अंदर विभिन्न तत्वों के बीच कुछ संबंध हैं और उनके पैटर्न देखने को मिलते हैं. उन संबंधों के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं, यानी कि प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं को हम परिवर्तन से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हुए उन्होंने कहा संरचनात्मक प्रकार्यवाद एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस दृष्टिकोण में संरचना और प्रक्रिया की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है. इसका मतलब है कि प्रकार्यवाद जो है के परिप्रेक्ष्य में समाज की स्थिर संरचना और उनके कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि वह प्रक्रियाएं यानी कि सामाजिक परिवर्तन पर कम ध्यान दिया गया है. तो ये उनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन पर कम ध्यान दिया गया है और स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि उन्होंने अपने काम में टालकोट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन ने कहा दैट इनसाइड अ सोशल स्ट्रक्चर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट देम. आगे बढ़ते हैं. पार्सन्स के अनुसार फंक्शन की जो अवधारणा है वो सैद्धांतिक सामान्यता के एक उच्च स्तर पर स्थित है. यह संरचना, स्ट्रक्चर या प्रक्रिया, प्रोसेस की अवधारणाओं से कहीं अधिक विश्लेषणात्मक है, हालांकि कार्य इन दोनों में शामिल होता है. कार्य की अवधारणा की जो बात करी उन्होंने कहा कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो संरचनाएं हैं उनका अस्तित्व या प्रकृति में कॉन्सिक्वेंस यानी परिणामों से संबंधित किया जाए. मतलब प्रोसेसेस शुड बी रिलेटेड टू दी कॉन्सिक्वेंसेस. परिणाम क्या हुए उनके जिन्हें प्रायोगिक रूप से वर्णित किया जा सकता है. इसके अलावा यह उन प्रक्रियाओं से भी संबंधित है जो इन प्रोसेसेस में घटित होती हैं. पार्सन्स का मानना था कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद के तहत दिया गया प्रारंभिक सूत्रीकरण समाज को एक स्थिर प्रणाली के रूप में विश्लेषित करता है, जबकि उनका नया सूत्रीकरण जिसमें संरचना की तुलना में कार्य की अवधारणा पर अधिक बल दिया गया है, समाज में बदलाव और विकास, चेंज और एवोल्यूशन पर अधिक ध्यान देता है. जब कार्य और समाज की में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और विकास की प्रक्रिया को समझने में अधिक सक्षम है, जो ये सूत्रीकरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो क्या करता है, परिवर्तन को अधिक सक्षम करता है, जिससे समाज को एक डायनामिक यानी कि गतिशील और विकसित एक केंद्र के रूप में देख सकते हैं और उसे स्टैटिक नहीं देखते, मतलब कि स्थिर नहीं देखते, जो कि एक कमी थी, एक क्रिटिक था जो मालिनोस्की और रैटक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया, उससे अलग. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.